अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग CS101 मिड टर्म ग्रैंड क्विज़ का सोल्यूशन देखेंगे। सो गाइस, जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि आप लोगों के जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स है वो कोविड-19 की वजह से जो है वो अब वो नहीं लिए जा रहे, बल्कि उसकी जगह ग्रैंड क्विज़ेज़ लिए जा रहे हैं। सो वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोगों का जो मिड टर्म का ग्रैंड क्विज़ है उसमें कितने एमसीक्यूज़ होंगे और किस तरह के एमसीक्यूज़ आप लोगों को आ सकते हैं। ये जो ग्रैंड क्विज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये इससे पिछले सेमेस्टर में जो है वो ग्रैंड क्विज़ आया था। सो मोस्टली ऐसा होता है कि आप लोगों के जो क्विज़ेज़ हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं, तो आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं जिससे आप लोग अपना जो मिड टर्म का ग्रैंड क्विज़ है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि आप लोग वो फाइल मुझसे कैसे ले सकते हैं। सो गाइज़, वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोस को एक्सेस कर सकें। सो चले आए, अब हम लोग अपने क्विज़ नंबर 1 को देखते हैं। इस वीडियो में जो है वो मैंने स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। जैसे कि आप लोग डेट दे सकते हैं कि 15 जुलाई 2020 के ये क्विज़ेज़ हैं। सो पिछले सेमेस्टर में भी ग्रैंड क्विज़ हुआ था। ये उस ग्रैंड क्विज किसी एक स्टूडेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट किसी ने शेयर किए हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना दूं ताकि आप सब स्टूडेंट्स की जो है वो हेल्प हो जाए। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बेसिकली इसमें टोटल 30 MCQs आप लोगों को आएंगे और ये 30 MCQs जो हैं वो आप लोगों के पहले 22 चैप्टर में से होंगे। सो अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, डैश इज़ अ शॉर्ट वर्जन ऑफ बाइनरी डिजिट अ स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर डाटा। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, बिट, बाइट, पैटर्न और इसके बाद जो है वो MB, मेगाबाइट। सो इसके लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, वो बाइनरी डिजिट का जो शॉर्ट वर्जन है वो हमारे पास है बिट। सो बिट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियरली नज़र नहीं आ रहे तो प्लीज़ नीचे सेटिंग पे क्लिक करके इसकी जो वीडियो की रेजोल्यूशन है वो 720 कर लें, तो आप लोगों को जो है वो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 360 या फिर 460 पे वीडियो जो है वो प्ले हो रही होती है, तो आप लोग इसकी रेजोल्यूशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ा लें ताकि आपको क्लियरली जो है वो नज़र आ जाए। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो हाउ मैनी इटरेशंस आर रिक्वायर्ड टू फाइंड 90 इन द फॉलोइंग अरे। तो हमारे पास ये अरे है, तो कितनी इटरेशन जो है वो हम लोग इस पर करेंगे कि हम लोग 90 को फाइंड कर सके। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो 2 है। गाइज, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिए हुए हैं, आप लोगों ने जो है वो थोड़ा सा बुक से हैंड आउट से कंफर्म कर लेना है कि ये आंसर जो है वो करेक्ट है या नहीं, क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है ये आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स के ऊपर वीडियोस बनानी हैं, इसलिए मेरे पास जो है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, तो इसलिए आप लोगों ने इनके आंसर भी एक दफ़ा कंफर्म कर लेने हैं अपने हैंड आउट्स ओपन करके। सो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश कैन स्टोर यूनिक पैटर्न ऑफ 21 बिट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है ANSI। तो ASCII है और इसके बाद ANSI है, यूनिकोड है, UTF-8 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ANSI, जो कि 22 बिट्स को जो है वो स्टोर कर सकता है। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएं तो 4 हमारे पास है, डैश CPU कैन बेटर कोप विद एवर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़। सो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, मोर कॉम्प्लेक्स है, मोर कंपेटिबल है, मोर एक्यूरेट है और कॉम्प्लेक्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हमारे पास है मोर कॉम्प्लेक्स। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएं, एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉजिटिव डेसिमल नंबर कंटेन डैश स्टेप्स। तो इसमें जो है वो 3 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। ये जो है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है। आप लोगों ने भी ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आंसर कंफर्म कर लेने हैं, और क्योंकि ऐसा हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा MCQs आप लोगों को इसमें से रिपीट भी हो सकते हैं। सो इसलिए आप लोगों ने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और हर आंसर को आप लोगों ने हैंड आउट से या फिर गूगल से कैसे भी करके आप लोगों ने कंफर्म करते जाना है। इसके बाद गाइज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू सर्च एनीवेयर इन द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट वी कैन यूज़ डैश ऑपरेटर। तो इसके लिए जो है वो इन टेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो यूज़ होता है कि अगर हम लोगों ने अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की बॉडी में जो है वो सर्च करने की कोई चीज़, तो इसके लिए अगर कोई ऑपरेटर यूज़ हो सकता है तो वो है इन टेक्स्ट।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। An important text of an dash is the allocation of the machine's resources to the processes in the system. So इसके लिए जो हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, प्रोसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है और बूटिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रोबोट्स कैन बी गाइडेड बाय एन external control device or the control may be embedded within an internal control device or control may be embedded within। उसके बाद रिमोट है और इसके बाद एप्लीकेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है an external control device or control may be embedded within। सो रिमोट जो है वो हम लोग उसको गाइड कर सकते हैं। एक्सटर्नल हमारे पास जो है वो कंट्रोल डिवाइस होती है, उसके थ्रू हम लोग उसे गाइड कर सकते हैं। इसके बाद गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसे देख लेते हैं। यूजिंग डैश फॉर्म एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस फॉर द सेम वैल्यू। सो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, अब नॉर्मल, नॉर्मलाइज्ड और इसके बाद अननॉर्मलाइज्ड। तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म को जो है वो यूज़ करते हुए हम लोग उसकी जो पॉसिबिलिटी है मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन की सेम वैल्यू जो अगर हो सकती है उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉर्मलाइज्ड। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। TIFF इज़ एब्रीविएशन ऑफ डैश। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। टॉगल इमेज फाइल फॉर्मेट है, टेम्पल इमेज फाइल फॉर्मेट है, टैग्ड इमेज फाइल फ्रेम है और इसके अलावा टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद गाइस हमारे पास क्विज नंबर जो 11 था, इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा सा बड़ा आ रहा था तो यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप करके शेयर कर दिया है। तो इसको भी रीड आउट कर लेते हैं। द रेपिटेटिव यूज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज एन इम्पोर्टेंट एल्गोरिथमिक concept. One method of implementing such repetition is the iterative structure known as the loop if-else class condition। तो हमारे पास अगर कोई इंस्ट्रक्शन होती है या फिर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, उसके अगर हम लोग जो है वो अगर उसे रिपीट करते जा रहे हैं बार बार, तो उससे हम लोग जो है वो इस मेथड को हम लोग लूप कहते हैं। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है लूप। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 पे चलते हैं। डैश प्रोड्यूसेस द आउटपुट एज 1 व्हेन बोथ ऑफ द इनपुट आर 1। सो आउटपुट 1 कब होगी? जब इनपुट जो है वो बोथ ऑफ द इनपुट्स आर 1। सो ये हमारे पास जो है वो एंड ऑपरेशन है, क्योंकि एंड ऑपरेशन में जो है वो दोनों इनपुट जो है वो 1 होनी चाहिए। क्योंकि और ऑपरेशन ऐसा होता है जिसमें हमारे पास कोई एक भी 1 हो तो आउटपुट 1 हो सकती है, लेकिन एंड ऑपरेशन ऐसा होता है कि x और y अगर हमारे पास 2 हैं तो दोनों को इनपुट 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एंड, जो कि सेकंड ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारे जो क्विज नंबर 13 है, इसमें अगर हम लोग जाएँ तो हमारे पास है डायमीटर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क इज़। तो इसका डायमीटर चेक करने का आसान तरीका ये है, अगर आप लोगों को MCQs भी आ जाए तो आप लोगों ने इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद स्पेस भी काउंट करनी है 8 9 10 11 12। तो 12 जो है वो हमारा इस कॉम्पैक्ट डिस्क का जो है वो 12 सेंटीमीटर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसका अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी कहीं आ जाए तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी वर्ड का डायमीटर पूछ रहे हैं तो सारे वर्ड काउंट कर लो, इसमें जो स्पेसेस आ रही हैं उनको भी काउंट कर लो। इसके बाद अगर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं तो हमारे पास ये है कि वी कैन यूज़ बूलियन ऑपरेटर्स स्पेशली टू फाइंड रेलिवेंट पेजेस। सो हमारे पास इज एम है, एंड और है, इज इट है, इफ़ एल्स है। तो हमारे पास बूलियन जो ऑपरेटर्स हैं, इज एम भी नहीं है, इज इट भी नहीं है, इफ़ एल्स भी नहीं है। एंड और ऑपरेशन जो है वो हमारे पास बूलियन ऑपरेशन है। इसको हम लोग जो है वो किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग अपने क्वेश्चन नेक्स्ट पे जाएं, USB एंड फायर वायर प्रोवाइड सेवरल 100 सो MBs, और इसके बाद KBs है, बाइट पर सेकंड है, इसके बाद गीगा पर सेकंड है, गीगाबाइट पर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास है MB पर सेकंड।
इसके बाद गाइज अब हम लोग अगर अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, द बिट 0 रिप्रेजेंट्स द वैल्यू फॉल्स एंड बिट 1 रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ट्रू। सो अब उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि जो बिट है वो 0 रिप्रेजेंट करे, फॉल्स हो, और बिट 1 जो है वो ट्रू होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो अगर कोई बिट है वो 0 रिप्रेजेंट कर रही है और वो फॉल्स है, तो अगर वो बिट 1 होगी तो उसे हम लोग ट्रू कहेंगे। तो अगर 0 जो है उसे हम लोग बिलफर्ज करेंगे ट्रू कह लें, तो 1 हमारे पास फॉल्स आ जाएगी। तो ये बेसिकली एक कंडीशन है कि 0 अगर फॉल्स है तो 1 जो है वो हमारे पास ट्रू होगी। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, इन हेक्साडेसिमल नोटेशन 1111 इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो 1111 की जो हेक्साडेसिमल नोटेशन है वो हम लोग उसे F बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, while sending a message it is the dash layer's responsibility to provide an address that is compatible with internet infrastructure। सो बेसिकली जो है वो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने जो है वो अपनी एक लेयर बतानी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी किस चीज़ के लिए, कि वो एक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करें। सो एप्लीकेशन लेयर जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मैसेज सेंड हो रहा आता है तो वो बेसिकली जो है वो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको कंपैटिबल करे, एड्रेस को देखे। तो बेसिकली हमारे पास ये 4 ऑप्शन थी, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एप्लीकेशन लेयर। इसके बाद अगर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CGI। तो 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, कॉमन गेटवे इंटरफेस है, कलेक्टिव गेट इंटरफेस है, कंसोल गेटवे इंटरफेस है, इसके बाद कोलैबोरेटिव गेटवे इंटरफेस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है कॉमन गेटवे इंटरफेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, द स्टोरेज ऑफ अ वैल्यू विद अ फ्रैक्शनल part requires that we store not only the pattern zeros and ones representing its binary representing but also position of the dash। हमारे पास 4 ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, डेसिमल पॉइंट है, रेडिक्स पॉइंट है, नंबर है, फैक्टोरियल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेरे ख्याल से रेडिक्स पॉइंट है। यही स्क्रीनशॉट में लगा हुआ था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मज़ीद एक दफ़ा और कह रहा हूँ कि प्लीज़ अपने जो आंसर हैं वो उनको एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना। इसके बाद गाइज, establishing a well-defined set of building blocks from which algorithm representations can be constructed. Such a building block is called a program primitive block pile। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है प्रीमेटिव है। तो आप लोग हैंडआउट्स पे जाके भी कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है एन अदर लॉसलेस डाटा कंप्रेशन टेक्निक इज डैश, बाइनरी इनकोडिंग, रन लेंथ इनकोडिंग, UTF-8, और इसके अलावा हमारे पास जो सबसे लास्ट में है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग है। तो यही बेसिकली जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, डैश रेफर्स टू द एड्रेस ऑफ अ फाइल रिसोर्स एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट। तो प्रोटोकॉल है, URL है, वेब ब्राउज़र है, HTML है। तो जो एड्रेस जो है वो वेबसाइट पे एक्सेसिबल होता है उसे हम लोग URL बोलते हैं, जो कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, वाइल सर्चिंग वेदर वी विल सिंपली ऐड, सो सेंटीग्रेड हमारे पास पहली ऑप्शन है। इसके बाद द एक्सेस पॉइंट्स ऑफ वेदर, उसके बाद द लोकेशन विद द वर्ड वेदर, टेम्परेचर। सो वेदर को सर्च करने के लिए सिंपली हम लोग जो है वो वेदर की लोकेशन जो है वो उसमें जाके वेदर लिखते हैं तो हमारे पास जो है वो बेसिकली आ जाता है। तो ये जो था वो इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद अगर हम लोग अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ देखें, बाय अटैचिंग द डैश टू अ मैसेज द सेंडर कैन मार्क द मैसेज एज ऑथेंटिक। सो ड्यूल सिग्नेचर, सिंगल सिग्नेचर, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद गाइज हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, if you are interested to search a query for a specific file type you can include such dash in the query। फाइल टाइप, वर्जन, प्रोग्राम टाइप और टाइपिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास फाइल टाइप है, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद सबसे लास्ट में हमारा जो क्विज था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अ CPU कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। ALU
MJ पेग और इसके बाद CU है, और इसके बाद मज़ीद जो 2 ऑप्शंस हैं वो हैं। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ALU कंट्रोल यूनिट रजिस्टर। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास CS101 का जो ग्रैंड क्विज़ था वो मैंने आप सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि प्लीज़ कि आप लोगों ने इनके जो आंसर्स हैं, जैसा कि यहाँ पे ये बिलफर्ज करें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें हमारे पास है अ CPU कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। तो CPU जो पार्ट्स हैं वो आप लोग हैंड नोट्स में जाके देख लेना, और मुझे उम्मीद है कि यही होंगे। सो गाइस इन चीज़ों को आप लोगों ने कंफर्म कर लेना है। अब रही बात के आप लोगों, मैंने शुरू में बताया था कि मैं कुछ फाइल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप लोगों ने मुझे इस ईमेल के ऊपर जो है वो एक ईमेल करनी है, और सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों ने वो ऐड करना है कि CS101 मिड टर्म पेपर्स। तो उसके रिप्लाई में मैं आप लोगों को कुछ फाइल्स जो है वो सेंड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी आप लोगों का जो क्विज़ है सॉल्व करने की। इसके अलावा अगर आप लोग ईमेल नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो दैन मैं इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।